वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सर लेक्चर। मैं आपका अनूप सर आज के फिजिक्स के अगले वीडियो के साथ। जैसा कि फिजिक्स का क्लास 12 का हमने पहला वीडियो देखा था, उसमें हमने आवेश के बारे में कुछ बेसिक बातें बताई थी। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और वो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ही इंग्लिश में कूलॉम्स लॉ कहते हैं। इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम कूलॉम था और उन्होंने इसमें जो है स्थिर विद्युत बल के बारे में बात किया था। स्थिर विद्युत बल के बारे में बात किया था और इसी स्थिर विद्युत बल को हम कूलॉम बल भी कहते हैं। इस स्थिर विद्युत बल को हम कूलॉम फोर्स, इसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। सबसे पहले तो कूलॉम का जो नियम है, अक्सर पढ़ाते समय यह बताया जाता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है या दो आवेशों के बीच लगता हुआ जो बल है वो कूलॉम बल है। अक्सर मान लिया करते हैं कि Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है और इन दोनों के बीच एक बल कार्य करता है और वो बल ही कूलॉम बल होता है। मैं बता दूं सबसे पहले कि वो कूलॉम बल जो हम कह देते हैं कि दो आवेशों के बीच लगता हुआ बल, तो दो आवेशों के बीच लगता हुआ जो बल है ये हमारे शब्दों पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, क्योंकि दो आवेशों के बीच लगता हुआ बल, इनके मध्य तो कोई बल ही नहीं लगता। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इन दोनों आवेशों के बीच लगता हुआ बल, बीच में लगता हुआ बल नहीं। तो हम कैसे जाने, क्योंकि आपने हमेशा पढ़ा कि बीच में लगता हुआ बल। तो इस वीडियो के साथ ही हम इस बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम ऐसे शब्दों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते कि बीच में लगता हुआ बल, क्योंकि ये जो है कई सारे भ्रम पैदा कर देता है। दूसरी बात, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि दो बिंदु आवेश, हम दो बिंदु आवेश लेते हैं और पूछा जाए कि बिंदु आवेश क्या है, तो रिप्लाई में यह होता है कि बिंदु आवेश मतलब बहुत ही छोटा आवेश। यार बहुत ही छोटा आवेश क्या कर रहा है यहां पर? बहुत ही छोटा आवेश क्यों जरूरी है और ये बहुत ही छोटा आवेश कहां पर है? तो याद रखिएगा, बिंदु आवेश की जो परिभाषा ये दिया करते हैं कि बिंदु आवेश बहुत ही छोटा आवेश है, तो याद रखिएगा ये भी बात हमारी बहुत भ्रम पैदा कर देती है, क्योंकि यहां पे बहुत ही छोटा आवेश नहीं है। बहुत ही छोटा आवेश शब्द फिर प्रयोग क्यों करते हैं, ये भी आप इस वीडियो में ही जानेंगे आगे निरंतर साथ बने रहने के साथ। तीसरा प्रश्न हमारा यह है कि जब पूछा जाता है कूलॉम बल के बारे में, जब हम कूलॉम के नियम के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं स्थिर आवेश। बच्चों के मन में भी ये धारणाएं बन जाती हैं कि स्थिर आवेश, ठीक है, तो शिक्षक के द्वारा ये शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है स्थिर आवेश, वो बहुत ही भ्रम पैदा कर देता है। भ्रम इस बात का पैदा कर देता है कि ये स्थिर आवेश होंगे, मतलब रुके हुए आवेश होने चाहिए, गतिमान आवेशों पर कूलॉम बल नहीं लगता है। चलिए ठीक है, गतिमान आवेशों पर कूलॉम बल नहीं लगता, लेकिन क्या दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए? क्या यदि आवेश स्थिर नहीं है तो क्या यह बल कार्य नहीं करेगा? तो मैं बता दूं, इसमें भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। इन सारे प्रश्नों का यदि उत्तर यदि आप जानना चाहते हैं तो निरंतर आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम। मैं बता दूं कि कूलॉम का जो नियम है ये कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दिया था और ये नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है। ठीक है, बिंदु आवेश मैंने भी कह दिया, जिसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, साथ में यह भी कह दूं कि बिंदु आवेशों के साथ साथ यदि यह शब्द कहा जाए
कि ये स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करते हैं। स्थिर आवेश होने चाहिए बिंदु आवेशों के साथ साथ। तो याद रखिएगा, स्थिर आवेश मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं रेस्ट में जो चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज, स्थिर आवेश। ठीक है, साथ में अब देखिएगा कि ये बिंदु आवेश होते कहां हैं। मैं बता दूं ये बिंदु आवेश कहां पड़े हैं। कोई कह देगा हम बिंदु आवेश नहीं लेंगे। यदि आप बिंदु आवेश नहीं लेंगे, ठीक है, तो ये बिंदु आवेश का ही नियम है। ये बिंदु आवेश है कहां पर, तो याद रखिएगा ये जो बिंदु आवेश होते हैं ये किसी ना किसी पदार्थ के ऊपर होते हैं। कोई ना कोई यहां पर पदार्थ होता है। आपको पता है मैटर परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये कोई ना कोई एक पदार्थ है और इस पदार्थ के ऊपर वो आवेश है, और उस आवेश को हमने मान लिया है एक पदार्थ पर Q1 आवेश है और दूसरा जो पदार्थ है उस पर कौन सा आवेश है, Q2 आवेश है। ये आवेश कहीं और नहीं किसी पदार्थ पर होते हैं। तो ये मत मान लिया खाली पीली कहीं पे आवेश पड़ा हुआ है। ठीक है ना, आवेश जो है किसी वस्तु की मूलभूत इकाई है। मतलब किसी वस्तु, यदि कोई वस्तु है मतलब उसमें द्रव्यमान होगा और साथ में उस पर आवेश भी होगा। ये आवेश किसी पदार्थ पर होते हैं। ठीक है, अब मैंने पहला ही प्रश्न पूछा था ये बिंदु आवेश क्या होते हैं। मैंने कहा दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी R है। जो कूलाम बल होता है दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करता है और इनके बीच की दूरी क्या होती है, R होती है। ये बिंदु आवेश जो मैंने कहा, बिंदु आवेश का तात्पर्य क्या है, पॉइंट चार्ज का तात्पर्य क्या है, तो ध्यान से याद रखिएगा कि दूरी की कंपैरिजन में ये जो आवेश होते हैं, मतलब दूरी की तुलना में दूरी बहुत ज्यादा होती है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो अत्यधिक होती है। इसलिए इन आवेशों को क्या बोल दिया गया, क्योंकि दूरी की कंपैरिजन में, डिस्टेंस की कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटे थे, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, पॉइंट चार्ज कह दिया गया। बाकी पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि इनका आवेश का जो परिमाण है बहुत कम है। पूछे ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं यार, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो क्या इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है? मैं बता दूं इतना नहीं, इससे भी अधिक चार्ज है। एक पदार्थ पर 2000 20,000 बहुतायत या कम 20,000 की कमी, ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन इस पर मौजूद है। ठीक है, हम यहां पर किसी क्वांटम फिजिक्स की बात नहीं करते। क्वांटम फिजिक्स में छोटे छोटे चार्ज की बात होती है, ये क्लासिकल फिजिक्स की बात होती है। यहां पर बिंदु आवेश का मतलब नैनो कूलाम से है, माइक्रो कूलाम से है। यहां पर 10⁻⁻19 कूलाम से मतलब नहीं है। अब आप बोलेंगे नैनो कूलाम क्या है सर? मैंने आवेश में बताया था 1 नैनो कूलाम, और नैनो का मतलब आप सभी ने पढ़ा होगा डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। इसका डेसी का 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3 और माइक्रो 10⁻⁻6 और नैनो 10⁻⁻9। हम -6, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻9 कूलाम के चार्ज की बातें करते हैं। हम 10⁻⁻19 कूलाम, क्योंकि -19 कूलाम जो है ये -6 और -9 इन कूलाम से भी छोटा है। माइनस में जब कोई वैल्यू लिखी होती है आपको देखने में बड़ी लगती है, पर वो छोटी वैल्यू होती है। मैं आज आपके इस बात से, ठीक है, जो मन में बैठ चुकी है और शिक्षक जो इन बातों का प्रयोग करते हैं उससे पर्दा उठा देना चाहता हूं। क्योंकि विद्युत जो हम बोलते हैं ना, विद्युत आवेश, ठीक है, ये विद्युत आवेश जैसे बहुमूल्य राशि के साथ भी बेइंसाफी है। ऐसा समझ लेना इस बिंदु आवेश के बारे में कि ये बहुत ही छोटा चार्ज होता है। महाराज, ये इतना छोटा चार्ज भी नहीं रहता। ये जो चार्ज है वो कम से कम नैनो कूलाम और माइक्रो कूलाम का होता है।
फिर बिंदु आवेश क्यों कहते हैं, तो कारण आप समझ गए हैं। बिंदु आवेश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दूरी की तुलना में इन आवेशों का दूरी बहुत ज्यादा है, उनकी तुलना में इनका आकार छोटा है, इसलिए बिंदु आवेश कहते हैं। बाकी एक कूलाम, एक जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, उस चार्ज से कम नहीं होता भाई। यहाँ पे नैनो और माइक्रो कूलाम जैसे चार्ज की चर्चा होती है। तो समझ गए होंगे आप सभी कि बिंदु आवेश इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि दूरी की तुलना में इन आवेशों का आकार छोटा होता है। तो कूलाम के नियम में एक हमने दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 ले लिया और उनके बीच की दूरी क्या है, R है। और ये जो बिंदु आवेश है किसी पदार्थ के ऊपर है, ऐसे खाली पीली कहीं स्पेस में नहीं पड़े, ठीक है। तो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, उनके बीच की दूरी क्या है, R है, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात कह देते हैं इनके बीच में लगता हुआ Q1 और Q2 के बीच में लगता हुआ, अरे बीच में लगता हुआ बल नहीं है, ये जो Q1 होता है ये Q2 पर बल लगाता है और ये जो Q2 होता है वो Q1 पर बल लगाता है। ये आवेशों का आवेश के ऊपर बल लगता है, ना कि इन दोनों के बीच में लगता हुआ बल है, ठीक है। जब Q1 Q2 पर बल लगाएगा तब भी वहां पे कूलाम बल होगा, और जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा तब भी वहां पर कूलाम बल होगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर जो आवेश बल लगाते हैं वो कूलाम बल होता है, ना कि इन दोनों आवेशों के बीच लगता हुआ बल कूलाम बल होता है। तो इस बात से भी हमको क्या करना है, समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अभी तो हम बातें करेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। एक अफवाह फैला दी गई है कि विद्युत क्षेत्र एक जगह है। अरे विद्युत क्षेत्र वो एक ऐसा स्थान जहां पर क्या होता है, उस आवेश का प्रभाव होता है। तो ये जो स्थान बोल दिया ना, स्थान, और फिर बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, स्थान की कोई तीव्रता नहीं होती महाराज, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी तो हमने दो बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी R है, ठीक है। यदि उनके बीच, ठीक है ना, यदि Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल और Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाले बल को हमने क्या मान लिया, F मान लिया। तो F जो होता है बल, कूलाम बल जो होता है, इन दोनों चार्ज के क्या होता है, इन दोनों चार्ज के मतलब दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इस चिन्ह को हम अनुक्रमानुपाती या समानुपाती पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। कब, यदि कोई चीज अपॉन में ना लिखी हो, तो इसे हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहते, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में कहते हैं, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती हिंदी में कहते हैं, ठीक है। कि इन दोनों आवेशों के ऊपर जो लगने वाला बल है, इन दोनों आवेशों के कारण जो लगने वाला जो बल है कूलाम बल, वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का नाम ही अनुक्रमानुपाती है। जबकि ये जो कूलाम बल होता है, जिसे हम स्थिर विद्युत बल भी कहते हैं, ठीक है, वो दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको विक्रमानुपाती पढ़ते हैं। जब कोई चीज बटे में लिख दी जाए तो विक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पे F जो है R स्क्वायर के विक्रमानुपाती है। F विक्रमानुपाती R स्क्वायर, दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती है कौन, बल। यही जो कूलाम बल होता है आवेशों के, इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जबकि यही कूलाम बल जो दूरी होता है उसके वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इन्हीं दोनों को जब मिलाकर लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। और जब दोनों को मिलाकर लिखते हैं तो जो दो बार लिखा है, एक बार लिखेंगे फोर्स की चर्चा हो रही है, जो भी समानुपाती होता है वो हमेशा अपॉन के ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, अंश में लिखा जाता है। और जो विक्रमानुपाती होता है उसे हमेशा बटे के नीचे मतलब डिनोमिनेटर में हर में लिखा जाता है। ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, अंश और हर, ठीक है। समानुपाती को बटे के ऊपर अंश में, और समानुपाती जो होता है तो उसको तो बता ही दिया, विक्रमानुपाती को बटे के नीचे हर में लिखते हैं। अब जैसे ही हम इसका
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम वहां पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और वो कांस्टेंट हो गया हमारा क्या, के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा क्या कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ कहलाता है, कूलम्ब का नियम कहलाता है। ये दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 थे, उनके बीच की दूरी r थी और उनके बीच लगने वाला बल F था। तो जो बीच लगने वाला बल F था, इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या था, तो बीच लगने वाले बल का मतलब समझ गए ना, बोल दिया है हमने, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं समझेंगे। इसीलिए तो मैंने कहा बीच में बोलूं सभी की तरह, तो आपने भटक तो नहीं गए। याद रखिएगा, बीच लगने वाले बल का मतलब है इन आवेशों के कारण लगने वाला बल। ये कह रहा है क्या होता है, इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हाँ, कई बार ये प्रश्न उठा कि सर ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ क्या होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि जब इस वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, और जब इस वैल्यू को कम करेंगे तो ये वैल्यू कम होगी। समानुपाती का मतलब होता है समान इफेक्ट, इसको बढ़ा देंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको कम कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। मतलब चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए, आवेशों के मान को बढ़ा दिया जाए तो बल बढ़ जाएगा। मतलब 10 कूलम्ब था, यदि 20-20 कूलम्ब के कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके क्या बढ़ गए, मैग्नीट्यूड बढ़ गया, उसका परिमाण बढ़ गया। 10 कूलम्ब था कम था, अब 20 कूलम्ब हो गया तो ज्यादा हो गया। और जबकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, डिस्टेंस। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, और यदि इसको कम करोगे तो ये क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बोलते हैं कि जब दूरी को बढ़ा देंगे तो जो फोर्स होगा, जो कूलम्ब बल होगा, वो कम हो जाएगा। ऐसा पढ़ाया गया है और सही भी है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ तो यही होता है कि जब समानुपाती हो तो इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आज ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना, यहीं पर जाकर के वैलिड नहीं है। कहीं कहीं पे कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। लोगों का कहना होता है कि फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी है उसका फॉर्मूला। ये बात बिल्कुल सही है। यदि आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज जो है ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, जबकि जो डिस्टेंस है वो नीचे लिखा गया है, दूरी, इसको घटाएंगे। मैं बता दूं आज आपको, इस भ्रम से मैं पर्दा उठा देना चाहता हूं कि आज आप ये गलत सोचते हैं। यदि ऐसा सोचते हैं कि यदि दूरी को कम कर दिया जाए तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि जो दूरी है यदि इसको हम कम कर रहे हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इनवर्सली का मतलब होता है कि यदि इसको क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो ये बढ़ेगा। बिल्कुल मैंने ये बात बताया, लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ में वैलिड कभी कभी नहीं करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, इसीलिए तो यहां पर बिंदु आवेश के साथ साथ क्या बोलते हैं, दो बिंदु स्थिर आवेश या दो स्थिर बिंदु आवेश, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई, आज उसके बारे में भी चर्चा होगी। ठीक है, जब हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो फोर्स को बढ़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता, तो आज उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आज तक आपको यही पता चलते आया है, और जब कोई आपसे पूछेगा तो आप थोड़ा धड़ल्ले के साथ ये उत्तर दे देंगे। क्या दे देंगे कि यदि किसी ने कहा कि दूरी को कम कर दिया जाए तो फोर्स क्या होगा, तो आप तुरंत रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि आपको बताया गया है आज तक कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही है कि यदि इसको कम कर दिया जाए तो वो बढ़ जाता है। लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ के लिए नहीं था। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कूलम्ब्स लॉ तो सभी लोग पढ़े हैं और पढ़ चुके होंगे, और जो नए हैं वो तो ध्यान से सुन ही रहे हैं और सुनेंगे। क्या आपने ये सारी चीजों की जानकारी ली और नहीं ली? यदि कोई ऐसा कहता है कि ये बुक पे नहीं था, सिलेबस पे नहीं था, तो मैं बता दूं ये सारी चीजें आपकी सिलेबस पे, सारी चीजें आपकी बुक्स पे लिखी हुई है, और नहीं बताया गया, बोल दिया जाए आगे इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो याद रखिएगा कि आप अपनी जिंदगी में एक टॉपिक के कारण पीछे होते जा रहे हैं।
क्योंकि जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं तो इसे पूरा कंप्लीटली पढ़िए कि कूलम्ब्स लॉ किन किन चीजों पर चर्चा करना चाहता है। तो देखिएगा, मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारा जो चार्ज Q1 है और ये जो चार्ज हमारा Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। हम कहते हैं कि यदि इसके बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, कुछ भी करिए, तो भाई जब बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जो बीच का फोर्स होगा वो बिल्कुल इफेक्ट होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात सोचना बिल्कुल गलत हो गया कि यदि मान लीजिए Q1 को हमने यहां से उठाकर यहां कर दिया, यहां पर Q1 को ला दिया, यहां से उठाकर यहां ला दिया, तब बोलेंगे सब लोग कि R के साथ डेल R प्लस कर दीजिए, डेल R माइनस लिख दिया। कह दिए 1 मीटर था तो अब 1 से और अधिक हो गया, 1.5 मीटर हो गया। तो याद रखिएगा, ये जो हमने डिस्टेंस बढ़ा दी ना, तो लोग बोलेंगे कि जब डिस्टेंस बढ़ा दी, दूरी बढ़ा दी, तो दूरी और बल के बीच का जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती का होता है, उल्टा संबंध होता है। दूरी बढ़ा दी तो बल कम हो जाएगा। तो मैं बता दूं, उनका रिप्लाई व्युत्क्रमानुपाती में ऐसा ही होता है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ में यहां पर आने के बाद ये विफल हो गया। ये रिप्लाई उनका गलत हो गया। अब पूछेंगे तो बताइए सर ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कूलम्ब्स लॉ इतना तेजी से एक्टिव नहीं होता, इतना तेजी से कार्य नहीं करता कि एक झटके से आपने कुछ किया और दूसरे झटके में फोर्स बढ़ गया। कूलम्ब्स लॉ में ऐसा नहीं होता। कूलम्ब्स लॉ में एक बात याद रखिएगा, ये जो चार्ज हैं ये किसी न किसी मीडियम में रखे हुए हैं। मान लीजिए कि उनके बीच का मीडियम निर्वात है। निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां पर हवा नहीं होती। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश की चाल होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और कोई भी सूचना प्रकाश के वेग से तेजी से नहीं पहुंच सकती कहीं पर। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप सोचेंगे कि हमने चार्ज को यहां पर क्या कर दिया, जैसे ही यहां पर पहुंचा दिया तो ये सूचना पहुंचने में यहां पर टाइम लगने वाला है। ये सूचना जैसे आपने Q1 चार्ज को यहां पर कर दिया ना, तो इस Q2 चार्ज तक ये सूचना पहुंचने में टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो बात हमने कही थी ना, ये किसी टाइम पर था, एक फिक्स टाइम पर था कि Q1 और Q2 एक निश्चित समय पर उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। यदि आप सोचते हैं कि हम एक झटके में यदि Q1 को यहां कर देंगे तो तुरंत उनके बीच लगने वाला, चूंकि हमने डिस्टेंस बदल दिया तो उनके बीच का फोर्स बदल जाएगा। तो मैं बता दूं, कोई भी सूचना प्रकाश के वेग से तेजी से नहीं चल सकती निर्वात में। यहां पर यह बात पहुंचने में समय लगने वाला है। हाँ, ये बात यहां तक पहुंचेगी। हाँ, यदि आपने डिस्टेंस को यदि बढ़ा दिया तो फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन तुरंत नहीं होगा। क्योंकि कूलम्ब्स लॉ स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। चार्ज जब रेस्ट में होंगे तभी एक कूलम्ब्स लॉ वर्क करेगा, ठीक है। और चार्ज यहां पर रेस्ट में तो थे, लेकिन आपने उनको मोशन में ला दिया, यहां पर पहुंचा दिया। अब ये जब दोबारा यहां पर रेस्ट में होगा, ठीक है, तो यहां पर सूचना पहुंचने में Q2 तक टाइम लगने वाला है। तुरंत ये बात नहीं हो पाएगी। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। वर्क करेगा लेकिन कुछ टाइम लगेगा। यहां तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लगने वाला है, ठीक है। अगली बात यदि हम चर्चा कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ पर ही कुछ नई बातों की, तो एक बात की और चर्चा करना चाहेंगे हम कि क्या कूलम्ब्स लॉ जो है स्थिर आवेशों के मध्य, किसी ने कह दिया, तो क्या स्थिर आवेशों के मध्य ही है? मैं बता देता हूं, हाँ, स्थिर आवेशों के मध्य कूलम्ब का नियम कार्य करता है। क्योंकि अभी मैंने कहा कि जब दोनों स्थिर हो जाएंगे तभी ये वर्क करेगा। तो एक बात बता देना चाहता हूं, यदि इन दोनों चार्ज में से यदि Q1 एक भी चार्ज यदि रेस्ट में है ना, तो उसके कारण आप Q2 पर फोर्स निकाल सकते हैं। Q2 मोशन से, Q2 मान लीजिए मोशन से आया यहां पर, लेकिन Q1 रेस्ट में है,
तो चूंकि इन दोनों के मध्य लगता हुआ बल नहीं है कूलाम बल, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल है कूलाम बल, और Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला कूलाम बल है। एक चार्ज भी यदि रेस्ट में है तो दूसरा आकर के मोशन पे यहां पर आ जाता है तो भी कूलाम बल कार्य करेगा। अब आप आएंगे, आप पूछेंगे तो सर ये सारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका है, अब आप आगे क्या बताने वाले हैं? तो मैं आगे ये बताने वाला हूं, ये F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये जो K है ना, ये जो K है ये एक नियतांक है, इसका मान जो है, इसका मान, इसकी जो निर्भरता है ये दो मानों पर निर्भर करता है। K जो है, जो नियतांक है, पहला एक मात्रक पर जिसे यूनिट कहते हैं, K की जो वैल्यू होती है यूनिट बदल जाने पर K की वैल्यू बदल जाती है। और दूसरी बात, माध्यम पर भी निर्भर करता है, मीडियम पर भी K की वैल्यू डिपेंड करती है। मीडियम बदल जाने पर कूलाम्ब्स लॉ बदल जाया करता है, बहुत बड़ा चेंज नहीं आता लेकिन चेंज आता है। यदि यही दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखे होंगे तो इनके बीच में लगने वाला कूलाम्ब फोर्स अलग होगा। यदि इनके बीच का माध्यम जहां पर दोनों पार्टिकल प्रेजेंट होंगे और जिन पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज Q1 और Q2 होगा, मतलब जिस परमाणु पर, जिस वस्तु पर ये चार्ज आवेश Q1 और Q2 होगा, उनके बीच का माध्यम क्या है उस पर निर्भर करेगा कि कूलाम्ब बल कितना लगने वाला है। सारी बातों की थिंक बदलना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको चीजों का। कूलाम्ब बल ये है, याद रखिएगा हमको, ठीक है ना। टॉपिक को जिंदा रखना है, और जिंदा रखना मतलब इस टॉपिक के साथ जीना है, और जीने का मतलब है इससे गहराइयों के साथ जाकर के पढ़ना पड़ेगा। और याद रखिएगा ये बोर्ड जो है आपको मोक्ष दिलाएगा, ठीक है। कूलाम्ब्स के बारे में आपको सारी जानकारी दिलाएगा। ये जो K है ये मात्रक पर और किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार से ये K की वैल्यू यूनिट पर डिपेंड करती है और किस प्रकार से माध्यम पर डिपेंड करती है, इस पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि K की जो निर्भरता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मात्रक पर। किस प्रकार ये जो K है ये मात्रक पर निर्भर करता है। वैसे तो हमने 11th में कई मात्रक पढ़े थे, लेकिन आज जो मुख्यतः हम चर्चा करेंगे वो SI मात्रक की चर्चा करेंगे, SI यूनिट जिसे कहते हैं, और साथ में CGS की चर्चा करेंगे, CGS मात्रक की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं बता दूं SI मात्रक में हमको पता चल चुका है कि जो कूलाम्ब बल है इसमें जो वैल्यू आता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, फोर्स है तो क्या है, न्यूटन है। SI मात्रक में, SI यूनिट में जो K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। परमिटिविटी, ठीक है। वैक्यूम में जो है यह निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और इस एप्सिलॉन नॉट जो होता है K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई। बहुत लोग पूछेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है सर? इसका मतलब यह होता है कि जैसे माध्यम बदल जाने पर एक नाव को यदि आप पानी में चलाते हैं तो इजीली चल जाता है, क्योंकि वहां पे स्लिपरी फ्रिक्शन काम करता है। सरक सरक करके नाव चलती है पानी के ऊपर, और वहां स्लिपरी फ्रिक्शन है, स्लिपरी फ्रिक्शन होता है वहां पर, ठीक है। जबकि वही नाव जब रेत में आप लेकर के जाएंगे तो वहां पे फ्रिक्शन अलग काम करने लगता है, समझ में आया? और उसमें आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है क्योंकि मीडियम बदल रहा है, क्योंकि रेत में आगे सैंड है, उसमें वाटर है। उसी तरीके से जो चार्ज होता है उनके बीच का जब मीडियम बदलता है तो अलग अलग वैल्यू होती है, इसीलिए एप्सिलॉन नॉट शब्द का यूज किया गया, ठीक है। जैसे मैं यही हाँ, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब
k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। आप बोलेंगे चलिए बताइए, चलिए रख दीजिए कूलाम के नियम पर k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है, तो 9 × 10⁹ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। ये हमारी किसमें है, एसआई मात्रा। यही बात यदि पूछा जाए कि बताइए सीजीएस यूनिट में, सीजीएस में अत्रक में क्या होगा, ठीक है। तो जो सीजीएस मात्रक है आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम सीजीएस में बात करेंगे तो कूलाम जैसे चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और सीजीएस मात्रक में हमने बताया था चार्ज की यूनिट स्टैट कूलाम हो जाती है, जिसे हिंदी में स्थैत कूलाम कहते हैं। ये दूरी जो मीटर में है वो सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये जो दूरी जो है, दूरी के साथ चार्ज भी हमने बता दिया, और ये बल जो न्यूटन में है वो डाइन में हो जाएगा। आपको यदि कोई कहता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। ये न्यूटन एसआई यूनिट है, जबकि जो डाइन है वो सीजीएस यूनिट है। कोई कहता है कि 1 कूलाम इक्वल टू कितने स्टैट कूलाम होते हैं सीजीएस में, तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है, स्टैट कूलाम होता है। कूलाम को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई कहता है कि 1 मीटर इक्वल टू डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं एसआई में, और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। छोटा मात्रक होता है एसआई के कंपैरिजन में सीजीएस। अब ये सारी वैल्यू हम पुटअप करेंगे, और एक बात यहां पर याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। अब आप बोलेंगे कि सर यूनिट क्या होगी, यहां पर एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, या आप पूछेंगे इस के की यूनिट क्या होगी। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि इस के की यूनिट क्या होगी। आपको यदि कूलाम्स लॉ पता है तो वहां से आप के की यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे, F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हमको K की यूनिट पता करना है तो आप सभी को पता है जो बीच में लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अंश में उसका गुणा होता है जो बीचों बीच में लिखा होता है। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता है एक मानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर। अब चूंकि हमको K की वैल्यू फाइंड करनी है, और जब K की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम F R इक्वल टू, और ये जो Q1 Q2 है ये जो है हमारा क्या है Q1 Q2 जो है हमारा ये मल्टीप्लाई में है K के साथ, और जब K के साथ मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। याद रखिएगा, अब जब K का फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है तो हम K की यूनिट आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इस K की यूनिट, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो फोर्स होता है इसकी यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन होता है। जो डिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट मीटर होता है, तो डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर। और ये जो Q1 Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 चार्ज है, और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है कूलाम होता है, तो कूलाम इसके लिए भी कूलाम इसके लिए भी, तो जाएगा कूलाम स्क्वायर। मतलब कि जो हमारे पास K की यूनिट है वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपॉन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी K की यूनिट है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। और कोई पूछ देता है जब K की यूनिट आपको पता चल गई है तो आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बता दीजिए, तो आप सब देखिए
के और एप्सिलॉन नॉट के बीच का संबंध कैसा है? अपोजिट है, ये अपॉन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जो के की यूनिट होगी उसको इन्वर्स कर दीजिए, मतलब कूलम्ब जो है कूलम्ब स्क्वायर वो अपॉन के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर कर दीजिए तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा। इट मींस एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे चलिए ठीक है सर, अब आप बता दीजिए सीजीएस मात्रक में ये क्या हो जाएगा। आपको ये तो पता चल गया कि एसआई यूनिट में कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू क्या होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। आप बोलेंगे सीजीएस में पता करना है सर बताइए, तो बिल्कुल देख लीजिए सीजीएस में यदि आपको पता करना है तो आप के की वैल्यू क्या रखेंगे, ये ध्यान से आपको देखना है। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। हमने एसआई में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखा था, सीजीएस में देखिए क्या होगा, ठीक है। 1/4 पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -2। इन्हीं पूरे को हमने सॉल्व किया था, तभी तो हमारे पास क्या आया था 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आया था। हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कैसे आया था? जब हमने इन सारी वैल्यू को रख करके सॉल्व किया था तभी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आया था। लेकिन बात अब एसआई की नहीं, अब हमसे सीजीएस की बात कर रहा है। और जब सीजीएस की बात कर रहा है तो हम सीजीएस के लिए क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि सीजीएस यूनिट में ये कूलम्ब्स लॉ क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी हमारा क्या है ये कूलम्ब स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको पता है कि जो के की वैल्यू है यहां पर के का यूनिट क्या था 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और के का तो मैंने निकाल ही दिया था 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर, ये के की यूनिट थी। तो जब ये वैल्यू तो ये और ये उसकी यूनिट हो गई। अब यदि यही बात यदि सीजीएस में किया जाए तो के इक्वल टू ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है, ये हमने रख दिया। न्यूटन की जगह पे क्या रखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू सीजीएस में 10 टू द पावर 5 है। मीटर स्क्वायर तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो सोचिए 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम 10 टू द पावर 2 तो लिखेंगे, लेकिन 10 टू द पावर 2 की भी पावर लिखेंगे क्योंकि यहां पे क्या लिखा है मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये कूलम्ब स्क्वायर लिखा है, तो कूलम्ब स्क्वायर एसआई यूनिट में यूनिट है चार्ज की, लेकिन सीजीएस में पता करना है और सीजीएस में होता है 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैट कूलम्ब। चूंकि कूलम्ब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ये स्टैट कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है। स्टैट और कूलम्ब का भी स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर क्या हो गया है डाइन हो चुका है, और क्या आ चुका है डाइन के साथ, ऊपर क्या था मीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है और नीचे स्टैट कूलम्ब का स्क्वायर आ चुका है। अब आप बोलेंगे इसको सॉल्व करिए तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर 5 और ये a की पावर m और n उसकी भी पावर, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 10 की पावर 5 और 10 की पावर 9, आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 9। और नीचे लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10 की पावर 9 का स्क्वायर मतलब 10 की पावर 9 का स्क्वायर मतलब क्या, ये 10 का पावर जो 9 है वो कितनी बार है 2 बार है। बात समझ में आती है? ये 10 की पावर 9 10 की पावर 9 10 की पावर 9 10 की पावर 9 और 9 9 कैंसिल कितना आ गया 1 आ गया। आज एक बात बताना चाहूंगा मैं, आज बताना चाहूंगा कि के की वैल्यू सीजीएस में कितनी आ गई 1, और जबकि एसआई यूनिट में के की वैल्यू कितनी आई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। याद रखिएगा अक्सर लोग लिखा दिया करते हैं कि सीजीएस यूनिट में के बराबर 1 होता है, तो आज आपको पता चल गया कि सीजीएस यूनिट में के बराबर 1 क्यों होता है। ठीक है ना, सीजीएस यूनिट में हम के बराबर 1 क्यों लिखते हैं, तो चलिए के बराबर जो हमने 1 रखा है उसको मैं रख देता हूं। ये सारी चीजें यदि आपने स्क्रीनशॉट यदि लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब हमने जब इसको k की वैल्यू 1 रख दिया तो यही जो बना, जबकि SI मात्रक में ये k की वैल्यू इतनी बनी थी, जबकि CGS में उस F इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि k की इक्वल टू 1 रखेंगे, मतलब Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस प्रकार हमने जो अभी चीजें देखी हैं वो कूलम्ब्स लॉ किस में देखा है? कूलम्ब्स लॉ किस में देखा है? मात्रक पर निर्भरता देखिए, k का मात्रक पर निर्भरता। अभी k का माध्यम पर निर्भरता बचा हुआ है। यदि आप चाहते हैं किसी तरह से रोचकतापूर्ण हम माध्यम पर भी यदि वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करिए, हम बिल्कुल माध्यम पर भी वीडियो बनाएंगे कि k की निर्भरता माध्यम पर कैसे है। और आपका यदि कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, प्रश्न बताइए। और मेरा एक प्रश्न आपसे है कि कूलम्ब का नियम किसे कहते हैं? ठीक है, कूलम्ब के नियम का जो कथन है कि नहीं, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे लिखिए, ठीक है। और साथ में एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि पढ़ते हैं कि माध्यम की निर्भरता, k का जो मान है माध्यम पर निर्भर करता है, तो उसमें एक शब्द आता है, ER शब्द आता है। जो लोगों ने पढ़ा होगा उसे पता होगा ER आता है। और ER की जो वैल्यू होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता की जो वैल्यू होती है वायु के लिए 1 होती है। तो वायु की आपेक्षिक विद्युतशीलता की वैल्यू 1 क्यों होती है? और धातु की जो है परावैद्युतांक अनंत बोलते हैं, तो क्यों होता है? तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।